हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास को। वही आपकी डेली की क्लास जो इंग्लिश की चल रही थी, ये आपकी आज जो क्वेश्चन पेपर की क्लास जो है इंग्लिश की डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में, ये आपकी आज लास्ट क्लास है। क्योंकि इसके बाद जो 2022 का पेपर है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया था पहले से ही। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं 2020 का पेपर आपको जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको कवर करा रही हूँ। और आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि 2021 का पेपर क्यों नहीं करा रही है मैम। तो उसका पेपर मेरे पास नहीं है। जब मैं आपको राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ को जब आपको पढ़ाऊँगी तो वहाँ पर कवर करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो मैं करा रही हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको यहाँ पर बताना है। ये देखिए, एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जाम्पल, यानी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, भाववाचक संज्ञा जो है, उसको उदाहरण सहित बताना है। और आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे, ये 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, और पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2016 का भी ये पहला क्वेश्चन था और इसका भी ये 2020 का भी पहला क्वेश्चन है। तो आपको पता चल गया ना, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट कैन नॉट फेल्ट एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ठीक है। Abstract noun is a noun that can only felt and cannot be touched and cannot be seen. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? एक ऐसी संज्ञा होती है जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फेल्ट यानी महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम ना ही उसे छू सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं, ठीक है। दैट कैन नॉट बी सीन, यानी हम उसे ना छू सकते हैं, सॉरी देख सकते हैं, टच्ड यानी ना ही उसे टच कर सकते, छू सकते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ईमानदार लड़का, तो लड़का कैसा है, लड़का है ईमानदार। तो हम उसको ईमानदार जब ही समझेंगे ना, जब वो आप कोई भी ईमानदारी वाला काम करेगा, है ना, तब हम उसको पहचानेंगे, अच्छा ये बहुत ईमानदार लड़का है, ठीक है। उसने कुछ ईमानदारी दिखाई होगी किसी भी काम में, तभी हम उसको कहते हैं ये ईमानदार लड़का है। हम उसके चेहरे पर या फिर कुछ ऐसा तो हमें नहीं पता चलता ना कि आपके सामने कोई नया इंसान आ जाए और आप उसको नहीं समझ पाओगे कि ये अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, बेईमान है, नहीं समझ पाओगे। आप उसके कर्म से ही उसको समझोगे, है ना। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते हैं, हम उसकी ईमानदारी को टच नहीं कर सकते हैं, हम उसकी ईमानदारी को देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट कैन ओनली फेल्ट एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे हॉनेस्टी हो गया, ठीक है, ईमानदारी हो गया, ट्रूथ, ठीक है, सच हो गया, हैप्पीनेस खुशी हो गई, लव मतलब प्यार हो गया, हेट मतलब नफरत हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ठीक है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। चलिए देखते हैं। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड किसने दिया था? सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो है वो किसने दिया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है, ये डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, जिसको हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर वेस्ट मेथड इज़ आल्सो नोन एज डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। एक पॉइंट आपका ये बन गया ना। गिवन बाई किसके द्वारा गया, हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज गिवन बाई डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट। किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट के द्वारा दिया गया था। सेकेंड पॉइंट हमारा ये भी बन गया, ठीक है। पॉइंट नोट करते रहिएगा। अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप पॉइंट को नोट करते रहिए। जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से भी बन जाते हैं तो मैं आराम से बता दूँगी, ठीक है। ये मेरे खुद के नोट्स का ये स्क्रीनशॉट है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाइए देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। मैंने सारी चीज़ें आपके जितना भी सिलेबस में था सब करा दिया है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड यानी डॉक्टर वेस्ट मेथड इज़ आल्सो नोन एज डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। हम उसे डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
और हम ये भी कह सकते हैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड या डॉक्टर वेस्ट मेथड इज़ गिवन बाय डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट। ठीक है, चलिए आगे है, अगला पॉइंट है इसके कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। तो यहाँ पर रेडी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीडिंग होगा। ठीक है, जो डॉक्टर वेस्ट में जो हमारे थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया था, रीडिंग पर। ठीक है, इन्होंने कहा था रीडिंग पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। इन्होंने क्या कहा अभी आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर रेडी नहीं रीडिंग होगा। ठीक है, रीडिंग इज शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग। ठीक है, क्या होगा, रीडिंग इज शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग, यानी पढ़ना जो है वो भाषा को सीखने का सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, रीडिंग। ठीक है, पढ़ना। चलिए अगला पॉइंट है, ये बात जो है ये डॉक्टर वेस्ट ने कही है। अगला पॉइंट है टाइप ऑफ रीडिंग एबिलिटी, ओरल एंड साइलेंट, यानी पढ़ने की जो क्षमता है वो कितने प्रकार की होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो आप स्वसर वाचन पढ़ते हो और एक आप मौन वाचन, ठीक है, करते हो, यानी स्वसर वाचन, मौन वाचन। स्वसर वाचन मतलब आप स्वर सहित पढ़ते हो, जोर जोर से पढ़ते हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ओरल। ठीक है, आप छोटे बच्चों का एग्ज़ाम्स लेते हो ना, कहते हो आज बच्चों का ओरल एग्ज़ाम्स है, जिसमें आप बच्चों से पोएम पूछते हो। ठीक है, पोएम सुनते हो, या फिर बच्चों से आपने किसी की स्पेलिंग सुन ली या ABCD सुन ली, यानी कि कोई भी लिखित कार्य यहाँ पर नहीं होता है। आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ मौखिक टेस्ट लेते हो बच्चों का। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ओरल, यानी कि स्वसर वाचन करना। साइलेंट मतलब होता है मौन वाचन। ठीक है, क्या होता है, कुछ हमारे प्रशिक्षु ऐसे होंगे, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या होता है, कुछ हमारे जो हमसे ही प्रशिक्षक जुड़े हुए हैं, कुछ को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की आदत होती है। जो भी कोई चीज़ लर्न करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से करते हैं। ठीक है, मेरी भी यही आदत है ना, मैं ना थोड़ा सा तेज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी चिल्लाना पसंद नहीं है। चिल्लाना मतलब इतनी भी तेज़ नहीं पढ़ते हैं कि मतलब चिल्लाने लगे, मतलब कि आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, ये मतलब है मेरा कहने का। कुछ प्रशिक्षु ऐसे होंगे जो साइलेंट रीडिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, मौन वाचन, मन ही मन पढ़ते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं मन ही मन में पढ़ना। तो इसी तरीके से जो पढ़ने की जो क्षमता होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है सस्वर वाचन और एक होती है मौन वाचन, यानी आप एक होता है बोलकर पढ़ते हो और एक होता है मौन वाचन करते हो, मतलब साइलेंट, यानी कि बिना बोले पढ़ते हो। तो ये इन्होंने कहा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है इट वॉज अगेंस्ट द डायरेक्ट मैथड। ठीक है, ये जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो है, ये डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है, ये किसके अगेंस्ट था, यानी किसके खिलाफ था, ये डायरेक्ट मेथड के खिलाफ था। ठीक है, अगला पॉइंट है फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग, ये किस पर फोकस करते हैं, ये जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया है, साइलेंट रीडिंग पर फोकस किया। इन्होंने कहा है कि जितना बच्चा मन ही मन पढ़ेगा उतना ही उसको उसके अंदर पढ़ने की जो क्षमता जो है वो विकसित होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता विकसित होगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो साइलेंट रीडिंग करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, इनका कहना ऐसा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट इट इज़ ईजियर टू एक्वायर रीडिंग नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज देन टू एक्वायर स्पीकिंग। जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है, इनके अकॉर्डिंग, यानी इनके अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या कहा गया, जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है, इनके अनुसार कहा गया कि किसी भी भाषा को पढ़ने का जो ज्ञान है वो बोलने से ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको बताया ये किस पर फोकस करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इन्होंने साइलेंट रीडिंग पर फोकस किया, यानी मन ही मन पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया। तो यहीं पर इन्होंने कहा, अभी मैंने कहा ना आपको बताऊँगी, तो यहाँ पर देखिए बात आई कि जो डॉक्टर वेस्ट मेथड, इनके अकॉर्डिंग, यानी इनके अनुसार कहा गया है कि बच्चा जब पढ़ता है, यानी कि बच्चा जो है वो किसी भी भाषा को पढ़ने का जो ज्ञान होता है वो बोलने से ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा पढ़ना जितना आसान होता है वो बोलना उतना आसान नहीं होता है, इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, जैसे कि मान लो इंग्लिश है। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश को समझ लेते हैं। अगर सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, आप उसकी बात को समझ लेते हो। ठीक है, आप इंग्लिश लिख लेते हो, आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, लेकिन आपसे अगर कहा जाए फटाफट उसकी बात का जवाब देना या फटाफट इंग्लिश बोल लेना, तो आप नहीं बोल पाते हो। तो वही इन्होंने कहा कि पढ़ना जितना आसान होता है उतना बोलना आसान नहीं होता है। समझ गए ना।
चलिए, तो यहाँ पर मेरी बात इनफ हुई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जो आपके यानी कि आपका जो श्रव्य दृश्य सामग्री जो होता है, उसका आपके शिक्षण अधिगम में उसका क्या यूज़ है, उसका क्या इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये हमें बताना है, तो चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ दिया है कि द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, यानी दृश्य श्रव्य जो सामग्रियाँ होती हैं इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट इज़ क्लियर दैट ऑडियो विजुअल एड्स आर इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ये बात एकदम साफ है। It helps the teaching to present the lesson effectively and student learn and retain। ये क्या करता है, ये जो है शिक्षक को पाठ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। जो हमारे जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जो होती हैं, ये एक टीचर को क्लास में पढ़ाने के लिए जो जिस भी पाठ योजना को, जिस भी लेसन को पढ़ा रहा होता है, उसको पढ़ाने में ये आसान बनाने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड रिटेन द कॉन्सेप्ट बेटर एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। और ये क्या करता है, ये जो होता है ये छात्रों को कॉन्सेप्ट, यानी हम जो कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणाएं, उनको बेहतर तरीके से सीखने और समझने में मदद करता है। यानी छात्रों के अंदर जो भी लेसन पढ़ रहा है, जो टीचर पढ़ा, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, मेरा पूरा हक है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ, ताकि मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है, सिर्फ पढ़ा देना ही नहीं होता है। मतलब यह है कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप भी उस बात को अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है, तब तो मेरा पढ़ाना सफल हुआ। लेकिन अगर मैं पढ़ाकर चली जाऊँ और आपको एक पॉइंट भी ना समझ में आए, तो वो पढ़ाना सफल नहीं होता है, ठीक है। तो वही कहा कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, तो जब ये एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है और उस पढ़ाने के दौरान जब एक श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज़ करता है, किसी भी पाठ योजना को, किसी भी लेसन प्लान को, किसी भी लेसन को पढ़ाने में जब ये इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बच्चों में भी क्या होता है, बच्चों को भी, छात्रों को भी कॉन्सेप्ट, यानी जो अवधारणाएं होती हैं, उनको बेहतर तरीके से सीखने और समझने में भी मदद करता है। जितना ये टीचर को समझाने में मदद करता है किसी भी पाठ को, उतना ही बच्चों को समझने में मदद करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इम्प्रूव स्टूडेंट क्रिटिकल एंड एनालिटिकली थिंकिंग, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर रह गई, यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि जो कॉन्सेप्ट बेटर एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और लंबे समय के लिए ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इम्प्रूव स्टूडेंट क्रिटिकली एंड एनालिटिकली थिंकिंग। तो इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो यहाँ पर लिखा है कि फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब क्या होता है, जब भी आप, जैसे मान लो कि आप बच्चों को एनिमल्स के बारे में आप बता रहे हो, तो अगर आप बच्चों को उसका स्ट्रक्चर दिखाते हो, चार्ट में दिखाते हो कि ये दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ डॉग, दिस इज़ अ लॉयन, ठीक है, इस तरीके से अगर आप बताते हो, तो बच्चा जब उस चित्र को देखता है, उस चार्ट को देखता है, उस फिगर को देखता है, तो उसको बहुत अच्छे, आपने देखा होगा बच्चे क्या होते हैं, जब स्टार्टिंग में वो नर्सरी क्लास में होते हैं या LKG UKG में होते हैं, तो उनकी क्लास में उनकी जो बुक होती है, उस बुक में डायग्राम के साथ वो लिखा होता है A फॉर एप्पल, और एप्पल का वहाँ पर क्या होता है, चित्र बना होता है, ठीक है। तो बच्चे ना, जब आप बुक खोलते हो, अगर उन्हें A के वो जो A जो स्ट्रक्चर बना है, अगर A के बारे में उन्हें वो जो A लेटर बना है उसके बारे में नहीं भी पता होता है, तो वो एप्पल को देखकर ही बता देते हैं A फॉर एप्पल, ठीक है। तो वही बताया ना कि ये क्या करता है, और ये लंबे समय तक काम भी करता है। अगला क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इम्प्रूव स्टूडेंट क्रिटिकल एंड एनालिटिकली थिंकिंग। यानी कि जो ये ऑडियो विजुअल एड्स हैं, यानी कि जो हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री है, इसके उपयोग से क्या होता है, छात्र की जो आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच में सुधार होता है, ठीक है। चलिए, अब अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए, स्पेलिंग तो बहुत आती है आपकी, ये तो आपकी होगी, रखी होगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग जरूर आती है, और 2 नंबर की आती है और 2 स्पेलिंग्स आती हैं।
पहला है इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर स्पेलिंग जो है वहाँ पर यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आई के बाद एन होगा, STRUCTION, ठीक है, ये TION इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना, ठीक है। फिर यहाँ पर स्पेलिंग किसकी है, सेंटेंस की, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जो आपके ही पेपर से मिलती, देखिए सेंटेंस कभी ना कभी आपके पेपर में कहीं ना कहीं पर आया ही होगा। तो मान लो अगर आपको कन्फ्यूजन्स होती है तो आप आराम से देखिए, नकल करने का भी एक मतलब क्या बोलते हैं नहीं कि एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से लोग सेंटेंस की स्पेलिंग नहीं आ रही, बैठे हुए हैं, मान लो कि भूल गए हैं बीच में, ऐसा नहीं होता है कि सभी परफेक्ट होते हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ, मान लो वहाँ पर इतना ज़्यादा आप लोग प्रेशर में होते हो कि आते हुए भी चीज़ें ऐसे लगता है कि सब जा रही हैं, ठीक है। तो मान लो आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको इधर उधर नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आपके जो एग्जाम्स पेपर है उसी में मिल जाती है। सेंटेंस तो कहीं ना कहीं पर लिखा ही होगा, ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हो। तो इंस्ट्रक्शन और सेंटेंस तो आपको पता ही है, वाक्य होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग लिख दी है क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो पहली ये है कि आपका इंस्ट्रक्शन था जिसका मतलब होता है निर्देश देना, और दूसरा है सेंटेंस यानी जिसका मतलब होता है वाक्य, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आर्टिकल से आया है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ब्रैकेट। यानी कि यहाँ पर ये जो आर्टिकल्स दिए गए हैं इसमें से चूज करके आपको यहाँ पर इस जो ये सेंटेंस दिया गया है इसमें आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आई सा कैट येस्टरडे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए कैट लिखा है और सी जो हमारा है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट में हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट में हमारा ए आर्टिकल लगता है। और अगर हमारा वोवेल्स होता है AEIOU, तो वोवेल्स में हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आइसा आ कैट हो जाएगा, ठीक है, आइसा आ कैट येस्टरडे, ठीक है। क्या हो जाएगा, आइसा अ कैट येस्टरडे, यानी मैंने कल एक बिल्ली देखी, तो यहाँ पर ए हो जाएगा आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर सी कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा है, ठीक है, सी यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है आई हैव, आ ऑरेंज होगा या एन ऑरेंज होगा, तो ऑरेंज ओ हमारा आर्टिकल्स आया हुआ है, AEIOU ये हमारा जो होता है क्या होता है, वोवेल्स होता है, और वोवेल्स के साथ हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो आई हैव एन ऑरेंज, ठीक है, मेरे पास ऑरेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में, नारंगी, शायद नारंगी, हाँ नारंगी बोलते हैं, तो मेरे पास एक नारंगी है, तो आई हैव एन ऑरेंज, ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट में आप ए यूज़ करोगे, सेकेंड में एन, तो यहाँ पर मैंने दे भी दिया है, आप परेशान मत हो, ये सब चीज़ें मैंने दी हैं। तो आई सा अ कैट और आई हैव एन ऑरेंज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये भी थ्योरी से दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राइट द एम ऑफ पोइट्री राइटिंग, ठीक है, क्या दिया गया है, राइट द एम ऑफ पोइट्री राइटिंग, यानी पोइट्री राइटिंग के एम को बताना है। तो चलिए, तो हम सबसे पहले यानी कि उसके उद्देश्य को बताना है, ये कहा गया है। तो हम सबसे पहले जान लेते कि पोइट्री होता क्या है। पोइट्री जिसको हम इंग्लिश में पोएम भी कहते हैं, हिंदी में पद कहते हैं, और हम इसे कविता भी कहते हैं, ठीक है। तो पोइट्री यानी जिसे हम पोएम कहते हैं और इसको हिंदी में पद बोलते हैं, और पद यानी कि जो कविता होती है, ठीक है, जिसमें लय और सुर सब होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम इसका आंसर देते हैं। पोइट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड एंड रिथम, ठीक है। पोइट्री यानी पद यानी कविता यानी पोएम क्या होती है, ये एक प्रकार की क्या होती है। तो चलिए पोइट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो पोइट्री क्या होती है, पोइट्री अंग्रेजी साहित्य का एक ऐसा लिटरेचर, यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर लिख लीजिएगा, मैं वही कंफ्यूज हो रही थी कि टाइप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, क्या होता है टाइप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो पोइट्री जो होती है यानी जो पद जो होता है यानी जो कविता जो होती है यानी जो पोएम होती है, ये अंग्रेजी साहित्य का एक ऐसा प्रकार होती है जो क्या करती है ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड एंड रिथम, जो शब्द और लय के मेल से बनी होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मेन पॉइंट जो पूछा गया था वो पूछा गया था एम ऑफ पोइट्री, यानी पद का क्या उद्देश्य है। तो पद का उद्देश्य क्या होता है, टू क्रिएट अ लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन देम, ये क्या करती है, ये बच्चों में यानी छात्रों में अंग्रेजी साहित्य के प्रति क्या करती है, प्रेम उत्पन्न करती है, ठीक है। क्या क्रिएट करती है, लव यानी प्रेम, क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, क्या लव यानी प्रेम को उत्पन्न करती है, ठीक है।
और लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। तो समझ में आ गया कि यह छात्रों में अंग्रेजी साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। सेकेंड पॉइंट है टू डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन। जब आप बच्चों को कविता सुनाते हो तो उनके अंदर क्या होता है, पावर ऑफ इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति का यानी सोचने की शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। डेवलप मतलब होता है विकास, पावर मतलब होता है शक्ति, इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति या कल्पना या सोचने की शक्ति। ठीक है, तो कल्पना शक्ति या सोचने की शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। अगला है थर्ड पॉइंट, टू इनेबल दैम टू अंडरस्टैंड आइडियाज कंटेन इन द पोएम। ठीक है, ये बच्चों में क्या करती है, ये बच्चों में कविता को निहित भावों और उनके विचारों को समझने योग्य बनाती है। ठीक है, इनेबल मतलब उसके योग्य बनाती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन रिपीट है। अभी कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया था लेटर, और लेकिन वहाँ पर सिर्फ ब्रदर की जगह पर सिस्टर दे दिया गया था। तो इसमें कुछ इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी फ्रेंड को ही लेटर लिख रहे हैं और उसको इनवाइट कर रहे हैं अपने भाई की शादी में या अपनी बहन की शादी में। लिखना तो आपको अपने तरीके से है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, बस क्या कर दिया गया है, सिर्फ कल मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर सिस्टर्स दिया गया था, यहाँ पर ब्रदर्स दिया गया है। यानी कल बहन की शादी में बुला रहे थे, अब आज भाई की शादी में बुला रहे हैं। प्रोसेस सारी वही होंगी, लिखना सारी चीज़ें वही होंगी जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, वही इसी तरीके से एड्रेस, सिटी, डेट। और ये कल का ही स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहाँ पर रखा है, यानी कि सेम वही है, सिर्फ ब्रदर और सिस्टर में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, कल के पेपर में भाई की शादी में बहन की शादी में बुला रहे थे, आज भाई की शादी में पूछा गया है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस सारी वही है। देखिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन बस आपको क्या कर देना है, जो ये मैंने यहाँ पर लिखा था ना, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट माई सिस्टर मैरिज सेरेमनी इज़ फिक्स्ड। मैं अपनी खुशी तुमसे ये जाहिर करना चाहती थी कि मेरी बहन की जो शादी है वो फिक्स हो गई है। तो सिस्टर से आपको यहाँ पर क्या कर देना है, सिर्फ ब्रदर कर देना है। ठीक है, सिस्टर से आपको सिर्फ यहाँ पर ब्रदर लिख देना है, बाकी सेम वही चीज़ आपको उतार देनी है, कुछ अलग नहीं है। एक लेटर दो जगह काम आ गए। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, चलिए एक बार पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है कि डियर फ्रेंड यानी मेरे प्यारे मित्र, वही आपको एड्रेस, सिटी और डेट डालना है पहले। ठीक है, और एड्रेस में आपको एड्रेस भी लिखना है, सिटी में आपको सिटी भी लिखना है, जो भी आपको लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आप जहाँ के रहने वाले वही डाल दो, ज़रूरी नहीं है, आप जो भी डाल सकते हो। डेट भी, जिस डेट में आपका पेपर होगा, जिस डेट में आपका एग्ज़ाम्स है, उस डेट को डाल दीजिएगा। डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई होप यू आर डूइंग वेल, तुम बहुत अच्छा कर रहे होगे। आशा है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे होगे। आई होप लिखा हुआ है ना, तो मैं आशा करती हूँ या मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत अच्छा कर रहे होगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर दिस जॉय विथ यू। फिर मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, मैं ये लिख रही हूँ कि मैं इस खुशी को आपके साथ बांटने के लिए एक पत्र लिख रही हूँ या एक पत्र लिख रहा हूँ। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई ब्रदर, यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्रदर के लिए पूछ रहे हैं तो ब्रदर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई ब्रदर मैरिज सेरेमनी इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। ठीक है, मैं यहाँ पर मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन की शादी तय हो गई है या फिक्स्ड हो गई है। ठीक है, फिर है द वेडिंग इज़ ऑन September 5, 2023। शादी कब है, शादी 5 सितंबर को है, यानी 5 सितंबर 5 सितंबर 2023 को है। ठीक है, फिर है इनवाइट यू टू ज्वाइन द सेरेमनी विद योर फैमिली। आपको अपने परिवार के साथ इस समारोह में शामिल होने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ठीक है, फिर क्या है, मस्ट कम एटलीस्ट 5 days बिफोर द मैरिज। देखो तुम्हें कम से कम 5 दिन तो पहले आना ही होगा, शादी में 5 दिन पहले आना है। आई हैव ऑल्सो इन्वाइट सम अदर फ्रेंड्स, मैंने अपने और भी दोस्तों को इन्वाइट किया है, और भी कुछ हमारे जो दोस्त हैं उनको भी मैंने आमंत्रित किया है। बट आई वॉन्ट योर प्रेजेंस इन द वेडिंग सेरेमनी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे घर पर जो शादी का समारोह है उसमें तुम्हारी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। नो एक्सक्यूज़ फ्रॉम योर साइड विल बी एक्सेप्टेड। मैं कोई भी बहाने नहीं सुनूंगी तुम्हारी तरफ से, कोई भी बहाने तुम्हारी तरफ से एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे एंड सो टू यू। ठीक है, मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ
सॉरी मैं तुम्हारी तरफ से कोई बहाने नहीं सुनूंगी, कोई स्वीकार नहीं करूंगी। आई लुक फॉरवर्ड दैट डे एंड सो डू यू, प्लीज़ बी श्योर टू सम, आई एम वेटिंग फॉर टू कम। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हें आना ज़रूरी है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ, तुम्हें प्लीज़ तुम्हें आना ज़रूरी है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, या कर रहा हूँ। कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। ठीक है, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को मेरी तरफ से आभार व्यक्त करें या फिर मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दें। ठीक है, योर लविंग, तुम्हारी प्रिय मित्र यानी तुम्हारी प्रिय क्या है, XYZ जो भी हो। ठीक है, आपको भी XYZ ही लिखना है। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से आपके इंग्लिश के पेपर जो है वो कवर हुए और जल्दी से सारे पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोग पूछ रहे थे ना कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो जनवरी में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, 1 महीना बीच में है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 से 1.5 महीना है। 1 से 1.5 महीने कुछ नहीं होता है, ये चुटकियों में चला जाता है। उन 1 से 1.5 महीने में कभी आपके किसी भी फैमिली में शादी होगी, आपके घर शादी होगी, कुछ ना कुछ लगा रहेगा, है ना, कभी बीमार हो गए, कभी अच्छे हो गए, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो 1-1.5 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होते, आराम से पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर बैक नहीं चाहते हो तो। ठीक है, बाद में यही रोना धोना होगा, मैम मेरे में इसमें बैक लगी, उसमें बैक लगी, तो पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जिनकी बैक नहीं लगती, जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो यही करते हैं, बोलेंगे आपसे कि हम नहीं पढ़ते लेकिन पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत पढ़ते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करो, और अभी नए आए हो तो देख क्या रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।